गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी भाई बहनों को सुप्रभात। हम सबको पता है कि एचटेट में एनसीईआरटी के चैप्टर्स आते ही आते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं, सब ऐसा ही करते हैं। स्टार्टिंग में जब हमें नहीं पता था, जब हम एचटेट की तैयारी करते थे तो हम भी ऐसा ही करते थे। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लिया, हो गया सारा। चैप्टर के अंदर से लाइन आती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियाँ आती हैं, कुछ कोटेशन आ गई। लेकिन जिस राइटर की हम रचना पढ़ रहे हैं ना, उस राइटर को पढ़ना, उनकी अन्य रचनाएं पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। ये जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्टेट एस्पिरेंट और नेट एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो आई होप सो आपको हेल्प होगी। जैसे मान लीजिए हमारा 11th का जो ये आरओ है, ठीक है ना। 10th की रचनाएं भी मैं पढ़ाऊँगी आपको, लेकिन 11th का मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ये जो 11th और 12th में जो लेखक और कवि लगे हुए हैं, ये हमारे नेट तक हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो 11th में जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो ऊपर कोटेशन लिखी हुई है ना, हेल्प बुक से बिल्कुल मत पढ़ना। मैं ये कहूँगी, हेल्प बुक से जो पढ़ता है वो पीछे ही रहता है, ठीक है। हेल्प बुक से आप रट्टा मारते हो, रट्टा मारने वाला पेपर में नहीं आता। तो जो ऊपर कोटेशन लिखी हुई है ना, लेखक या कवि की जो फेमस लाइन है, जो फेमस पंक्तियाँ हैं, ये ऊपर लिखी हुई हैं, ये आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। फिर यहाँ से आपके जो रचनाकार की जो रचनाएं हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ें, उनको लिख लिख के याद करें। जैसे नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बना बना के उसको याद करें। कौन सी जैसे मुंशी प्रेमचंद है हमारी, मुंशी प्रेमचंद का जो नमक का दरोगा है वो रचना है, वो कौन से ईयर में आई। अन्य इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने उपन्यास तो भर भर के लिखे हैं, ठीक है। कहानियाँ भी भर भर के लिखे हैं। 300 से 350 के आसपास इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं। इनकी जैसे मानसरोवर है, मानसरोवर पूरा संग्रह है, उसमें कितनी रचनाएं आती हैं। आप वो पूरा पूरा का पूरा पढ़ के जाओगे ना, इनसे संबंधित जितनी भी रचनाएं, कोई क्वेश्चन में आ गया, कोई पेपर में आ गया ना, वो क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं, वो आप आराम से कर जाओगे, ईजिली कर जाओगे। तो इनके बारे में पढ़ो। एक केवीएस एनवीएस में क्या आता है कि जो लेखक और कवि और उनके बारे में ये विधाएं हैं ना, कहाँ से कौन सी विशेषताएं हैं लेखक और कवि की, वो यहाँ दी हुई हैं नीचे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जैसे बचपन का नाम क्या था, बाद में वो कि क्यों वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। ये छोटी छोटी जो घटनाएं लेखक या कवि से संबंधित होती हैं, ये आती हैं। तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये यहाँ से कि भाई साहित्य व जादू की लकड़ी है, जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो साहित्य को जादू की लकड़ी किसने कहा है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अपने माइंड में क्वेश्चंस बना के देखो, क्योंकि जो बच्चा मास्टर्स कर जाता है, मैं उसको बचपन वाला बच्चा नहीं समझती, वो यूनिवर्सिटी क्रॉस कर चुका होता है, तो उसके अंदर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्योंकि आपको आगे जाके गवर्नमेंट स्कूल या फिर कहीं अपने अच्छे प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ाना है, तो वहाँ बच्चों के आंसर्स, क्वेश्चन आपको खुद उनसे निकलवाने होते हैं। तो क्वेश्चन बैंक बनाइए अपना, तभी आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो उनकी रचनाएं क्या क्या थी, तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका मूल नाम क्या था, कहाँ उनका जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, लमी गांव में 1880 में। ये शॉर्ट नोट बनाते चले जाओ आप, ठीक है। उनके जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, ये जितनी भी रचनाएं हैं, कौन से खंड में हैं ये भी याद रखो, ठीक है। मानसरोवर के कौन से खंड में है, 8 खंड में है ये, ठीक है। उपन्यास जैसे सोजे वतन, उनके 5 जो उपन्यास थे स्टार्टिंग में, वो कौन सी भाषा में लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, ठीक है ना। सोजे वतन था उनका, जब्त कर लिया गया था, कौन सा उपन्यास जब्त कर लिया गया था। इस तरह से उनकी जो फेमस कहानी है, जैसे कफन है, बूढ़ी काकी है, अनमोल रतन है। तो इस तरह से उनकी जो कहानियाँ हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ, पूस की रात उनकी फेमस कहानी है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद से रिगार्डिंग आप कुछ भी मत छोड़ो, मतलब कंप्लीटली उनको एक तरह से अपना एक अलग से नोट्स बनाओ, A4 साइज़ की शीट लो, उस पर अपने नोट्स बना के और अच्छे से अपना उस पर सबसे पहले तो अपनी रचना के बारे में लिखो। जैसे ये रचना क्या है, रचना है हमारी नमक का दरोगा। जो नमक का दरोगा रचना है, उसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, वो घटनाएं देखो, ठीक है ना। जो घटनाएं हैं वो घटनाएं आप देखो। ये चीज़ें हैं ना, ये पेपर पीछे लिखी हुई हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इनमें प्रेमचंद से पूर्व युग के बारे में दे रखा है,
प्रेमचंद के पूर्व युग का क्या, कहाँ कैसे थे, प्रेमचंद युग के बारे में, और प्रेमचंद के बाद का युग जो है, यानी प्रेमचंद के नाम से ही 3 युग हमने पढ़े हैं। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कवि नहीं थे, एक बहुत बड़े बरगद की तरह इनको लिया जाता है हिंदी साहित्य में, गद्य साहित्य में। तो इनका ये यथार्थवाद आदर्शवाद पे लिखते थे। ये जो हमारे ये पेजेस है ना, इनको पूरा मत पढ़ो, लेकिन इतना तो हमें पढ़ना ही है। जैसे आदर्शवाद और यथार्थवाद पे लिखते थे। ठीक है, इनकी कहानी, कौन सी कहानी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे पंच परमेश्वर कहानी है। ठीक है, सेवा सदन उपन्यास है इनका, इनके बारे में यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखा गया है। यह आपके लिए KVS में भी हेल्प करेगा। वो तो उठाते हैं KVS में। आप देखोगे, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होगा, उसे पता होगा कि PGT हिंदी में वो यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस रचना में क्या है, ये समरी यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको समरी पढ़नी है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि आप पूरा चैप्टर रीड करो अच्छे से। और ऐसा नहीं है चैप्टर अपना फास्ट ट्रेन की तरह रीड कर लिया, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घटनाएं देखनी है, घटनाएं क्या क्या हुई हैं। ठीक है, उनके कैरेक्टर अलग से लिख लो, पात्र अलग से लिखो। पात्र अलग से लिखोगे क्योंकि अगर आपने पेपर टाइम पे पात्र का भी रिवीजन कर लिया ना, और पात्र की विशेषताएं आपने लिखी, जैसे वंशीधर है यहाँ पे इस कहानी में, नमक का दरोगा है, वंशीधर हैं, जैसे उनके बारे में ही ज़्यादातर चलती है। उनके पिताजी पंडित हैं और वो अपने पुत्र को क्या बोलते हैं, मतलब हमेशा यही कहते हैं कि दुनिया इतनी चांद पे चली गई और तुम यहीं ऐसे ही बैठे रहे हो, और ये है, मतलब वो खूब बोलते हैं अपने बेटे को। लेकिन उनका बेटा क्या करता है, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ता। लेकिन जो पंडित अलोपी दीन है वो क्या करते हैं, लास्ट में वो ईमानदारी की तरफ ही झुकते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह से ईमानदारी की जीत ही मुंशी प्रेमचंद जी ने इनको दिखाया है। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, अगर कहोगे कि मैम पढ़ा दो, तो मैं लाइन बाय लाइन मैं इस चैप्टर को पढ़ा भी दूंगी। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि ये बहुत लंबा चैप्टर है, 2 से 3 पेज का चैप्टर है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। और ये किस विधा में है, आप एक बार ये भी देख लेना, नमक का दरोगा किस विधा की रचना है। ठीक है, ये एक कहानी है, उपन्यास है, क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये क्योंकि एस्टेट में तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। एक तो इसका प्रकाशन वर्ष, नमक का दरोगा का प्रकाशन वर्ष 1914 में हुआ। ठीक है, और यह क्या है, किस विधा की रचना है, ये कहानी है। ठीक है ना, ये यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों को मिक्स करके वो लिखते ही थे, उनकी विचारधारा ही ऐसी थी। जहाँ मुंशी प्रेमचंद दिखे, उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में आ जाए, नेगेटिव वर्ड ढूंढना, नेगेटिव वर्ड ढूंढोगे ना तो सत्य अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ें, और इसी तरह से आपको कंप्लीटली चैप्टर्स देखने हैं, कौन सी विधा की रचना है, क्या है, आत्म कथा है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है। जैसे मुझे याद है 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है मधु काकरिया का करके। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है वो, ऐसे ही अरे यायावार रहेगा याद, अज्ञेय जी की रचना है यात्रा वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन जी का तिब्बत वाला चैप्टर है जिसमें वो तिब्बत की यात्रा करते हैं। इसी तरह से 12th में भी ऐसे ही यात्रा वृत्तांत है। तो आप उन विधाओं को ज़रूर उन साथ के साथ लिख लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नमक का दरोगा में आपको क्या करना है, स्टोरी आप एक बार रीड कर लेना, नहीं तो इसको मैं क्या करूँगी, एक दिन मैं आपका लेखक करवाऊँगी, उसके बाद मैं आपका देन चैप्टर करवा दूँगी। ठीक है, पेपर टाइम तक हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। मैं 11th 12th तो कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगी, क्योंकि 9th 10th का क्या है कि 9th 10th के जो चैप्टर्स हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मैम हमारे ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करवा दो। ठीक है, तो वो भी मैं करवा दूँगी। लेकिन आपको 11th 12th तो अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि 11th 12th के जो राइटर है ना, अगर वो आपने टिप्स पे कर लिए तो आपका JRF भी निकल सकता है, बिल्कुल JRF भी निकल सकता है, स्टेट तो कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपको ये रचना पढ़नी है।
रचना के बारे में मैंने आपको समरी बताई दी है कि वो नमक का जो दरों पहले क्या होता था कि नमक का जो कानून बना था, नमक को चोरी छिपे बेचते थे। और पंडित अलोपीदीन थे, वो पंडित होते हुए भी ये गैर कानूनी कार्य करते थे। और वंशीधर जो थे वो क्या करते थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो नए नए दरोगा बने थे और वहाँ जाके उन्होंने उनको पकड़ लिया। और पंडित अलोपीदीन की इस इतनी बड़ी हस्ती थी वो, उनके कारण उनको की वंशीधर की नौकरी चली गई। तो वो घर बैठ गए। तो उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी को बड़ा दुख हुआ और बार बार अपने बेटे को ही कोस रहे थे। लेकिन उसी क्षण उनका हृदय परिवर्तन हुआ, किनका, पंडित अलोपीदीन का। उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो उनकी ईमानदारी से प्रभावित हो गए और आकर के उनको बड़े उच्च पद के लिए इनवाइट करने के लिए आ गए, मतलब कि आप मेरे यहाँ पे मेरे कारोबार में मेरे उच्च पद को ग्रहण करो। तो इसमें पूरे मैंने छोटी सी संक्षिप्त वर्णन बताया है आपको। अगर आप कहोगे तो लाइन बाय लाइन मैं इस कहानी को आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो टीचर्स ही होंगे टीजीटी, और वो पढ़ा भी रही होंगी, तो उन्होंने तो ये पढ़ भी रखा होगा साथ साथ में। हाँ, एक चीज़ और है, जो चैप्टर के पीछे चीज़ें हैं ना, वो एक बार आप रीडिंग ज़रूर ले लेना, क्योंकि जैसे ग्रामर का पार्ट पोर्शन आ गया तो ज़्यादा टफ ग्रामर नहीं आती है, बहुत ईजी ग्रामर आती है। लेकिन इतना ये है कि पीजीटी वाले बच्चे जो हैं, पीजीटी वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, ग्रामर में आपको अलंकार अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि आपके जो चैप्टर है ना, उनको देख के अलंकार बहुत छोटे चीज़ हैं, रस अलंकार तो आप कर ही लेना। और ये जो हमारे हिंदी साहित्य का पार्ट है ना, हिंदी साहित्य का पार्ट आप ज़्यादा घुसोगे तो आपको, जो नेट की तैयारी कर रहा है बच्चा, जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, वो तो ईजिली कर जाएगा उसको। लेकिन जो बच्चा नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य जिसने छेड़ा भी नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप कंटिन्यूअसली अपने राइटर्स की रचनाएं पढ़ो, जहाँ से भी आपको दिखे नोट्स बनाओ, ठीक है। वो हिंदी साहित्य में गद्य पद्य की आपकी साथ साथ तैयारी होती चली जाएगी, और मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, सो आई होप सो आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो आगे हर रोज़ हम अपनी क्लास, किसी भी टाइम ये क्लास आपकी आ सकती है, मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे वीडियो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।